हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आइए इनकम टैक्स में आज हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मैंने आपको इनकम टैक्स में क्या पढ़ाया है, तो मैंने आपको कुछ थ्योरी में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ाई हैं और एग्ज़ाम में कोई ना कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। तो हम अपने यूनिट 1 की अगर बात करें, यूनिट 1 जो हमारा इंट्रोडक्शन का यूनिट है, उसके अंदर एक तो आती हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो मैंने उसमें आपको पर्सन कौन है, असेसी कौन है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और उनकी एक्सेप्शंस, ये मैंने आपको बता दी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके सिवाय मैंने आपको दो टर्म और पढ़ाई थी, एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होता है और मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है। अब इसी हमारे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक तो एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूडेड है। जब आप सिलेबस देखेंगे तो एग्रीकल्चरल इनकम भी इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में मैंने आपको प्री इनकम टैक्स यूनिट में बता दिया था कि एग्रीकल्चरल इनकम पर बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो फिर हम यहाँ पर इनकम टैक्स में क्या पढ़ रहे हैं सर? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम भी एक इनकम होती है, तो उसे इनकम से बाहर करेंगे और उसके कुछ स्पेशल स्टेप्स होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। और फिर एक हमारे पास आएगा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। ये सारा हमारा मिला के यूनिट 1 है और यूनिट 1 में से एक कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। आपके टोटल 5 यूनिट है ना, तो एक क्वेश्चन यूनिट 1 से आएगा ही आएगा। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बाद हमारी जो बुक्स हैं वो ये कहती हैं कि गगन, ये जो इनकम टैक्स है, इस इनकम टैक्स को दो पार्ट में समझने की जरूरत है। एक तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है। ये बहुत लेंदी टास्क है। इसके लिए हमें 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है। उसके बाद भी छोटे मोटे हमें 2-3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या है, डिडक्शंस क्या है, बहुत कुछ पढ़ेंगे। तब जाकर के हमें पता चलेगी कि इनकम कैसे निकाली जाती है। यानी ये तो आप जब 90% सिलेबस खत्म कर लेंगे तब जाके पता चलेगा इनकम कैसे निकाली जाती है। तो बुक कहती है कि गगन, जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे पूरे सिलेबस के दौरान तो एक दिक्कत आएगी, इनकम तो जाएगी, निकलेगी बहुत देरी से। अब इनकम के ऊपर आखिरी में जाके निकालना पड़ता है टैक्स, और ये वाला काम हम करते हैं लास्ट में। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एक चैप्टर है उसमें। यानी कि अगर देखा जाए तो पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, तब लास्ट में जाकर के आप निकाल पाओगे कि भाई इनकम कितनी होती है, कैसे निकाली जाती है, और फिर उसके ऊपर टैक्स की बात होनी चाहिए। पर हमारी बुक कहते हैं कि अगर हम बीच बीच में ना बच्चों को टैक्स की प्रैक्टिस कराते रहेंगे, हम उन्हें बता देंगे एज्यूम कर लो इनकम इतनी है, टैक्स निकाल लो। तो यहां पर हमारे पास टैक्स कंप्यूटेशन, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बुक्स में दिया हुआ होता है। जबकि आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो बेसिकली हम लोग पूरी तरह से परफेक्शन कर पाएंगे वो लास्ट में कर पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक कहते हैं कि जब हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे तो बीच बीच में हम टैक्स की रिवीजन कराते हुए चलेंगे, वरना बच्चा तो आखिरी तक दम तोड़ देगा, टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो हम टैक्स कंप्यूटेशन को इंट्रोडक्शन में बता देंगे और आप टैक्स कंप्यूटेशन का 90% पार्ट शुरू में सीख जाते हैं, जिससे आपको बुक की प्रोग्रेस में जब आगे चलेंगे प्रैक्टिकल करने में दिक्कत नहीं होती। तो आज का जो हमारा मुद्दा है पहले वो है टैक्स कंप्यूटेशन का। और टैक्स कंप्यूटेशन एक आसान मुद्दा नहीं है, इसमें कई सारे बारीक पॉइंट्स आने वाले हैं, थोड़ा सा ये समय लेगा। जब ये कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे चलेंगे एग्रीकल्चरल इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस पर, और फिर जा करके हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा और आप कह पाएंगे कि सर हाँ, एग्जाम में हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अब बात करते हैं सर टैक्स कंप्यूटेशन की।
नाउ जब हम टैक्स कंप्यूटेशन की बात करते हैं तो यहीं से ही हमारे प्रैक्टिकल की शुरुआत हो रही है, और आपको 2-3-4 क्लास लगेंगी एडजस्ट करने में, घबराना नहीं। बस कोई भी नया सब्जेक्ट होता है, कोई भी नए रूल होते हैं तो समझना पड़ता है। क्या होता है कि हम जब कुछ नया सीखना शुरू करते हैं तो लर्निंग का थोड़ा सा स्टीप कर्व चलता है, सर ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, लेकिन 2-4 क्लास के अंदर सब खत्म, फिर उसकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए ये 3-4 क्लास आपने बहुत पेशेंस के साथ मेरे साथ समझनी है, ये आपके पूरे इनकम टैक्स में आगे चल के आपको ईज आउट करेंगी। अब हम टैक्स कंप्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है। टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर 2-4-5 साल पीछे चला जाऊं, 2020 से पहले चला जाऊं, तो एक सिंपल सा ट्रेडिशनल तरीका होता था। गवर्नमेंट कहती थी इनकम के ना स्लैब्स बना लो और स्लैब्स के ऊपर आप अपना टैक्स निकाल लो। ओके, अब ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा गवर्नमेंट यही कहती है कि इनकम के स्लैब बना लो। बेसिकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे कोर्स का मेजर पार्ट होता है इंडिविजुअल का टैक्स निकालना, और इंडिविजुअल के केस में स्लैब का काम होता है। तो मैंने क्या कहा, अगर मैं 5 साल पीछे चला जाऊं तो एक ही तरीका होता था, सभी इंडिविजुअल के लिए एक स्लैब बताई जाती थी, स्लैब बनाओ टैक्स निकाल लो, उसमें मामूली वेरिएशन एज के हिसाब से होती थी। मगर 2-4-5 साल से गवर्नमेंट ने एक और नया सिस्टम निकाल दिया और बातें और ज़्यादा कठिन कर दी। अब हम और भी ज़्यादा कठिन टैक्स कंप्यूटेशन के अंदर हैं, लेकिन सरकार कहती है कि भाई हमने तुम्हारी टैक्स की गणित आसान कर दी। ओ माय गॉड, लेकिन हम तो स्टूडेंट हैं। अगर आप विकल्प बनाओगे 1, 2, 3, 4, प्रैक्टिकल लाइफ में कहोगे कि भैया तुम्हें तो एक ही विकल्प लेके चलना है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मुझे 4 विकल्प पढ़ने पड़ेंगे, एज अ टीचर मुझे 4 विकल्प पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे तो पिछले 2-4 सालों से क्या हो गया, पहले मैं आपको वो समझाता हूं, फिर मैं आऊंगा इस गणित के ऊपर। आइए, मैंने यह हेडिंग लिखी है टैक्स रेट्स, सरचार्जेस एटसेट्रा, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। देखो, अगर मैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन में जाऊं तो आपको मैं सेक्शन 4 पढ़ाता हूं, जो कि चार्जिंग सेक्शन होता था, ठीक है। चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ था हर पर्सन, अभी मैं ज्यादातर इंडिविजुअल के बारे में बात करूंगा, वैसे आप जानते हो कि पर्सन में 7 कैटेगरी होती हैं। एवरी पर्सन whose total income during the previous year exceeds maximum amount not chargeable to tax, तो ये अमाउंट स्लैब रेट में आ जाएगा कि कौन से अमाउंट पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, तो वो एक असेसी होता है। एंड ही इज लायबल टू पे टैक्स एट द रेट और रेट्स, यानी टैक्स देने के लिए उसे रेट या रेट्स की बात करनी पड़ेगी, जो कि हम प्रेस्क्राइब करेंगे फाइनेंस एक्ट में और इनकम टैक्स एक्ट में। यानी हमारे टैक्स के रेट 2 जगह आएंगे, एक आएंगे फाइनेंस एक्ट में, एक आएंगे हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। तो जो इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट आएंगे ना, अभी के लिए हम उन्हें एक नाम दे देते हैं स्पेशल रेट्स, यानी इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं ये स्पेशल रेट्स हैं, और ये जो हमारे फाइनेंस एक्ट में जो रेट दिए जाते हैं ना, ये बेसिकली हमारे स्लैब रेट्स हैं। तो जो हमारे स्पेशल रेट हैं उनमें दिक्कत नहीं है, स्पेशल रेट तो गवर्नमेंट ने स्पेशल सिचुएशन के लिए बता दिए कि भैया ये इतने रहेंगे। जो हमारे दूसरे फाइनेंस एक्ट के अंदर जो रेट आते हैं ना, उनमें दिक्कत है। अब फाइनेंस एक्ट में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सॉरी, नाउ रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर स्पेसिफाइड एट 2 प्लेसेस, टैक्स के रेट 2 जगह लिखे गए हैं। जो जनरल रेट हैं वो फाइनेंस एक्ट में बताए जाते हैं, और जो स्पेशल रेट हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। और हमारा फाइनेंस एक्ट मैंने आपको बताया था वो हर साल आता है, तो इन रेट्स में हर साल बदलाव आता है। मतलब हमारे जो सर थे ना, इनकम टैक्स के सर थे, वो एक बात कहा करते थे, कहते थे गगन बनिए के पास कोई काम नहीं था, तो बनिया कहता था कि बैठा बनिया क्या करे, इधर का धान उधर करे। अब भाई हर साल का एक कस्टम है
कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को एक बजट की स्पीच देनी है तो वो उसमें कुछ ना बैठा बनिया क्या करे, इधर का दान उधर करे, अजीबोगरीब उल्टे सीधे काम करते हैं। हर साल इसमें बदलाव आता है, हर साल फाइनेंस एक्ट में कुछ ना कुछ बदलाव आता है, क्योंकि अभी आपको स्पीच देनी है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो यहां पर जो फाइनेंस एक्ट के अंदर जो हमारे इनकम टैक्स के रेट स्पेसिफाइड हैं, उसमें 2-4-5 साल पहले गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन बना दी। उन्होंने कहा कि एक तो आप पुराने तरीके से आज तक टैक्स निकालते आ रहे थे, एक हम आपको नया तरीका दे रहे हैं। तो यानी 2 तरह के टैक्स की बातें आ गई, एक आ गया ओल्ड रेजिम, एक आ गया न्यू रेजिम। ये सुनना आपके लिए जरूरी है। तो 2020 के बाद से 2 तरह के टैक्स की कैलकुलेशन आ गई, एक का नाम था ओल्ड रेजिम, एक का नाम था न्यू रेजिम। गवर्नमेंट कह रही थी कि न्यू रेजिम आपके टैक्स बर्डन को कम करेगा और ये सिंप्लीफाइड होगा। नया दौर शुरू हो गया। तो सरकार ये कहती थी कि जिस भी व्यक्ति को नया दौर चाहिए वो न्यू रेजिम को सिलेक्ट कर ले। फिर 2-4 साल के बाद गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा अब जो नया दौर है ना वो ही हर व्यक्ति को लेना होगा। उसका नाम बन गया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। यानी 2-4 साल पहले जो गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स का तरीका निकाला था, उस समय गवर्नमेंट कहती थी कि ये आपके लिए ऑप्शनल है, चुनना हो पसंद आए तो ले लेना। अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, जबरदस्ती ये आपका डिफॉल्ट है। और जो सदियों पुराना आपका चला आ रहा है, दशकों पुराना कहूं, सदियों पुराना, दशकों पुराना जो चला आ रहा है, उस वाले को गवर्नमेंट ने कहा ऑप्शनल या ऑल्टरनेट या ओल्ड टैक्स रेजिम। ठीक है। तो सर इन सारी बातों से आप क्या बता रहे हो? इन सारी बातों की समरी मैंने आपको ये बताई कि टैक्स के रेट 2 जगह हैं। इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल रेट, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी बात किसकी कर रहा हूं? फाइनेंस एक्ट की। फाइनेंस एक्ट में 2 तरह के रेट बताए गए हैं या 2 तरह के टैक्स के सिस्टम बताए गए हैं। ठीक है। तो जो टैक्स के सिस्टम्स हैं उनके नाम पहले समझ लीजिए। एक हो गया डिफॉल्ट, मतलब जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, आप कुछ नहीं कहेंगे तो भी मिलेगा। और ये वो कौन सा सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 2-4 सालों से इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो पहले मैं आपको बढ़ाऊंगा क्या? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ये नया वाला सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2-4 साल पहले वो है, अब ये डिफॉल्ट हो गया है। और जो पुराना सिस्टम था उसका नाम ऑप्शनल या ओल्ड टैक्स रेजिम हो गया। तो जब आप टैक्स रेट पढ़ेंगे तो इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि सर 2-2 रेट क्यों आ रहे हैं। सरकार कह रही है 2 तरह के रेट हैं और हर एसएससी को अगर वो कुछ नहीं कहता तो डिफॉल्ट वाला सिस्टम ऑप्ट करना है, लेकिन अगर फिर भी वो ओल्ड वाले सिस्टम पे जाना चाहता है तो विकल्प है, जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स की वीडियो है। आप लोगों की आदत होती है कि हाँ भाई कौन सा सर सामने बैठे हैं, आगे बढ़ाते हो, आगे मत बढ़ाना, स्पीड बढ़ा देना, स्पीड बढ़ा देना, आगे मत बढ़ाना, क्योंकि कुछ छूट गया तो वापस आओगे अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मैंने लिखा कि जो हमारा फाइनेंस एक्ट है उस फाइनेंस एक्ट में 2 टैक्स की स्कीम दी हुई है। एक का नाम है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, दूसरे का नाम है ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ओके। खैर, इन दोनों की टैक्स कैलकुलेशन के बावजूद एक हमें रिबेट भी पढ़नी होगी, एक हमें सरचार्ज भी पढ़ना होगा और एक हमें मार्जिनल रिलीफ भी पढ़ना होगा। क्या होती हैं वो तो समय पर आ जाएंगी, पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की। अब हमारी बुक कहती है गगन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हम बच्चे को कब पढ़ाएंगे? सबसे लास्ट में जाके। अब आप इंट्रोडक्शन का चैप्टर अगर उठा के देखोगे तो आप कहोगे सर वहां पर तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के बारे में हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन जब आप इनकम टैक्स में पूरे चैप्टरों में जाओगे तो बार बार इसका जिक्र आएगा, फिर आप परेशान होगे कि सर ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिखी कहाँ है। अब बुक कहती है कि गगन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हम बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? सबसे लास्ट में। मैंने कहा फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बुक वाले को तो बुक लिखनी है लेकिन हमें तो पढ़ाना है। तो किसी भी टीचर की ये ड्यूटी बनती है
कि वो इंट्रोडक्शन में ही आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दे। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, ओके। बुक वाले आज नहीं तो कल मान जाएंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर बुक कोई खोलेंगे और आपको बुक के इंट्रोडक्शन चैप्टर में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं मिला तो आप कहेंगे कि सर ने ना एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, क्योंकि सर ना CA CS के बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं बेटे, मैंने शुरू से कहा है कि इनकम टैक्स ग्रेजुएशन हो, CA हो, सबका सेम होता है। आपके मन के डर हो सकते हैं कि मैं ऐसा है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बुक में सबसे लास्ट में दिया होगा, अगर इंट्रोडक्शन में ना दिया हो। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर में दिया होगा, आपको अभी जानना जरूरी है। इसको गवर्नमेंट कहती है कि इसको ऑप्ट करने से आपका टैक्स कम आएगा, इसीलिए आपको गवर्नमेंट ने बोला कि हम ये बात रियलाइज करने के लिए आपको डिफॉल्ट में दे देते हैं। तो ये किसको मिलता है? ये इंडिविजुअल को मिलता है। हमारा जो मेन गोल है वो इंडिविजुअल का है। HUF हिंदू अनडिवाइडेड के भी लगभग वही सारे एडवांटेजेस हैं जो इंडिविजुअल के होते हैं, तो HUF के ऊपर भी यही रेट लगता है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन सबको भी ये विकल्प दिया गया है। अदर देन दोज हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ द रेजिम। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इंडिविजुअल को हमने ये नहीं कहा कि तुझे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आना है, तू चाहे तो यहां से ऑप्ट आउट कर सकता है। इसका मतलब तू चाहे तो तू दूसरी टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कर सकता है। तो वो इंडिविजुअल जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया है उन सब के लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है। ये बात यहां लिखी है। दे हैव टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम। वो लोग अपनी टोटल इनकम पर कैसे टैक्स निकालेंगे ये दिया गया है। अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। जो आपकी स्पेशल रेट की टैक्स होंगी इनकम्स, उनको हटा करके, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको समझाते चलता हूं, पहली बार पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है किसी भी इंडिविजुअल की टोटल इनकम में दो तरह की इनकम हो सकती हैं। एक हो सकती हैं स्पेशल रेट इनकम्स। स्पेशल रेट इनकम में बेसिकली हमारा एक चैप्टर आता है कैपिटल गेन्स। मोस्टली इसमें कैपिटल गेन वाले इनकम आएंगी। सेक्शन 111 है, 111A है, 112 है, 112A है, ठीक है। इनको छोड़ दीजिए, और भी एक दो आती हैं, उनको भी छोड़ दीजिए। बाकी जो अदर बैलेंस जो आपकी सारी इनकम बच गई, ये सारी इनकम पर आपको जो टैक्स रेट लगाने हैं वो या तो डिफॉल्ट वाले पे लगाने हैं या फिर आपको ऑप्शनल या फिर ओल्ड वाली रेजिम से लगाने हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है हर वो इंडिविजुअल जिसने ऑप्शनल को सिलेक्ट नहीं किया है उसे डिफॉल्ट पे टैक्स लगाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ने ये लिखा कि स्पेशल रेट वाली इनकम के रेट अलग होते हैं, उनको हटा देना। यही बात यहां पर लिखी है। इंडिविजुअल अदर देन दोज हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस रेजिम, वो इंडिविजुअल जिन्होंने इस स्कीम से बाहर होना सिलेक्ट नहीं किया है और उन्हें टैक्स देना पड़ेगा अपनी टोटल इनकम पर। टोटल इनकम में से स्पेशल रेट वाली इनकम अलग कर देना और उन्हें फॉलोइंग कंसेशनल रेट दिए जाएंगे। यानी जब मैं इस स्कीम के ऊपर आऊंगा तो टैक्स के रेट थोड़े ज़्यादा होंगे। गवर्नमेंट यहां पर थोड़ा सा कंसेशनल रेट दे रही है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपका टैक्स का रेट कम कर रहे हैं और इसके लिए हम आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएंगे। तो कंडीशंस हम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन टैक्स के रेट हम समझ सकते हैं, तो हम वो समझने जा रहे हैं। पढ़िए जी। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर किसी व्यक्ति की जो भी इनकम है उसमें से पहले 3 लाख तक की जो इनकम होगी उसके ऊपर हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि जो आप चार्जिंग सेक्शन में पढ़ रहे थे, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो यही हो गया कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आते हैं तो 3 लाख की इनकम तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है और 7 लाख रुपए तक है
हो सकता है कि आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपकी इनकम, मान लीजिए गवर्नमेंट कह रही है कि गगन अब बच्चों को धीरे धीरे समझाना शुरू करो, कुछ नोट नहीं करना, सिंपल सी बात है। केस नंबर 1, अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम, अभी थोड़ी देर के लिए स्पेशल रेट इनकम नहीं है, अगर आपकी टोटल इनकम 2,80,000 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि गगन 3 लाख तक तो हम कोई टैक्स लेते नहीं, तो इन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 2, सर हमारी जो टोटल इनकम है वो 6,50,000 है, तो गवर्नमेंट कह रही है गगन इसमें से सबसे पहले 3 लाख रुपए इस पर कोई टैक्स नहीं है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नाउ अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है लेकिन 7 लाख से कम है या 7 लाख तक है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। आपको टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%। तो यहां पर अगर 650 है, 3 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो रिमेनिंग मेरी जो इनकम बच गई वो बच गई 3,50,000। तो इस 3,50,000 पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5% देना पड़ेगा। $17,500। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट कह रही है कि 3 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं, 3 लाख टू 7 लाख, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगले 4 लाख तक अप टू नेक्स्ट 4 लाख आपकी रेट ऑफ टैक्स होगा 5%। और उसके बाद अगर आपकी इनकम 7 लाख टू 10 लाख है, तो नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर आपकी इनकम पर टैक्स लगेगा कितना? 10%। तो आपको ना स्लैब्स निकालनी है। अगर शुरुआत में आपको स्लैब्स निकालने में दिक्कत आए तो आप ऐसे समझिए कि सर मेरी टोटल इनकम, बोलो कितनी ले लूं? सर मेरी टोटल इनकम ले लीजिए 9,50,000। कोई भी रैंडम फिगर आप ले लीजिए। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, तो आप इसके पार्ट बनाइए। अगर ये टोटल 9,50,000 है, तो पहले 3 लाख इसमें से फर्स्ट 3 लाख, इस पे टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ नील। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि 3 लाख टू 7 लाख, यानी कि नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 5%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है, तो आपकी इनकम टैक्स लाख से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि जो अगली स्लैब जो है वो तो 10 लाख पे जाके खत्म होगी। तो आपकी अब इनकम बच गई यहां पर रिमेनिंग 2,50,000। तो इस पर आपको टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 10%। पढ़िए, है ना? तो यहां पर नेक्स्ट 3 लाख तक की इनकम पे टैक्स का रेट है 10%। फिर 10 लाख टू 12 लाख, यानी कि नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर 5% इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। फिर 12 लाख टू 15 लाख, नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर हो जाएगा, फिर 5% बढ़ के 20%। और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हुई तो सीधा 30%। अब यहां थोड़ा अटपटा लगता है कि सर चलो यहां नील था, फिर 5 बढ़ा, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, 20 हुआ, एक 25 और होना चाहिए था, है ना? फिर 30 होता तो 25 नहीं है। अच्छा सर यहां पर पहले था 3 लाख, ओके, लास्ट ईयर तक यहां पर भी 3 लाख होता था, यहां पर भी 3 लाख होता था, यहां पर भी 3 लाख होता था, और यहां पर भी 3 लाख होता था लास्ट टाइम। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? बैठा बनिया क्या करे, इधर का दान उधर करे। तो यहां पर अब गवर्नमेंट ने ये बना दिया, फर्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 4 लाख, फिर नेक्स्ट
2 लाख और फिर 3 लाख, ना ना ना, फर्स्ट 3 लाख, ठीक है, नो टैक्स, नेक्स्ट 4 लाख 5%, फिर नेक्स्ट 3 लाख 10%, नेक्स्ट 2 लाख 15%, नेक्स्ट 3 लाख 20%। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये वाला 1 लाख यहां ट्रांसफर कर दिया। तो सबसे पहला काम तो देखो यही है कि हम याद करें। तो हम याद कर रहे हैं सर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या रेट्स हैं। ओके, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जो रेट हैं वो 15 लाख तक हैं। 15 लाख जब क्रॉस हो जाएगा तो सीधा रेट 30% है। तो यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि फर्स्ट 3 लाख तक की आपकी इनकम पर हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो 0 to 3 लाख। फिर गवर्नमेंट कह रही है 3 लाख to 7 लाख। यहां पर ध्यान रखना 3 लाख to 7 लाख, यानी कि अगले 4 लाख तक की इनकम पर हम आपसे टैक्स लेंगे 5%। फिर गवर्नमेंट कह रही है 7 लाख to 10 लाख तक, यानी कि नेक्स्ट 3 लाख पर टैक्स लेंगे हम आपसे 10%। 10 लाख से 12 लाख, नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर हम आपसे टैक्स लेंगे 15%। 12 लाख to 15 लाख तक, यानी कि अगले 3 लाख की इनकम पर टैक्स लेंगे 20%। और फिर सीधा अगर आपकी इनकम 15 लाख से एक्सीड जितनी भी होगी, सारी बैलेंस इनकम पर हम आपसे टैक्स लेंगे 30%। फर्स्ट स्टेप तो आपने यही सीखना है कि स्लैब्स रेट क्या है। 0 to 3, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, ओके, और फिर 12 to 15। 5-5% के गैप हैं, 2-3 बार करेंगे बिल्कुल याद हो जाएगा। 15 लाख के बाद सीधा 30% आ जाता है, और हमारे पास यहां पर 0, 5, 10, 15 और 25% की कोई स्लैब रेट नहीं है। और हमारी जो स्पेशल रेट की इनकम होंगी उनके ऊपर चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। जो स्पेशल इनकम हमारी निकल के आती है वो अपने रिस्पेक्टिव रेट के ऊपर टैक्स हो जाएंगी। ओके, नाउ पहले इतना जो पार्ट हमने सीखा है, पहले हम इतने पार्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लें तो हम आगे चलेंगे। अब आप मुझे अपने मन में, आप भी इस तरीके से एग्जाम्पल बना के कुछ एग्जाम्पल बना के प्रैक्टिस कीजिएगा। सपोज एग्जाम्पल मिस्टर ए, उसकी एज कुछ भी ले लो, 45 ईयर्स, टोटल इनकम कितनी ले लें, 21,30,000। कैलकुलेट टैक्स। अब कुछ नहीं लिखा क्योंकि दो तरह की टैक्स रेजिम है, कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि एग्जामिनर मेरे से डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, तो मैं डिफॉल्ट वाले सिस्टम पर जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसके हिसाब से टैक्स निकालूंगा। ठीक है, आओ इसको कैलकुलेट करें। अब बेटे इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमारी इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो बहुत सिंपल है मेरे लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए इसको इस तरीके से कैलकुलेट करना, बाद में हम अपना फॉर्मेट चेंज कर देंगे। हमारे पास जो स्लैब है वो ये कहती है कि अप टू 3 लाख नील, कोई टैक्स रेट नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट 3 लाख एट द रेट नील। क्योंकि हम ना दो तरीके से इसको आपको समझाएंगे।
2 मिनट का समय दीजिएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा समय लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अप टू 3 लाख, मतलब ये भी एक लिखने का तरीका है और ये भी एक लिखने का तरीका है। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ऐसे लिखते हैं, अप टू 3 लाख नील और 3 लाख टू 7 लाख, 3 लाख टू 7 लाख, स्पेस कम है, एट द रेट ऑफ 5%। फाइनेंस एक्ट में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन बुक कहती है कि गगन बच्चों को ज्यादा इजी लगेगा कि आप ऐसे लिखो कि फर्स्ट 3 लाख नील, नेक्स्ट 4 लाख एट द रेट ऑफ 5%। तो 4 लाख के ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट 7 लाख टू 10 लाख, 10%। तो बुक्स कहती हैं गगन बच्चों को ऐसे सिखाओ कि नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर 10%, फिर 10 लाख टू 12 लाख एट द रेट ऑफ 15%, तो नेक्स्ट 2 लाख एट द रेट ऑफ 15%, ये हो गया 30,000। ऊपर भी कितना हो गया 30,000। देन 12 लाख टू 15 लाख, 20%, तो नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट ऑफ 20%, 60,000 हो गया। तो आपकी इनकम 15 लाख तक आ गई। 15 लाख तक आपका कितना टैक्स बन गया? 1,40,000। ठीक है, ये बन गया 1,40,000। यहां तक स्लैब रेट चल रही है। उसके बाद जो भी बैलेंस इनकम आपके पास बच गई, तो बैलेंस इनकम कितनी बच गई? आपकी टोटल इनकम थी 21,30,000। इसमें से अगर मैं 15 लाख माइनस कर दूं तो आपकी बैलेंस इनकम बच गई 6.3 लाख एट द रेट ऑफ 30%। तो यहां पर लिखूंगा बैलेंस 6,30,000 एट द रेट ऑफ 30%। मुझे इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको एग्जाम में अलाउड होता है, आप यूज कर सकते हो। तो 6,30,000 इंटू 0.3, 1,89,000। तो टीचर्स ये कहते हैं, या टीचिंग फर्टेनिटी ये कहती है कि गगन बच्चों को बता देना कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 15 लाख तक की इनकम तक हमारा टैक्स जो बनेगा वो बनेगा 1,40,000। ठीक है, अब आप चाहे कैलकुलेट कीजिए, रटिए, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो 1,89,000 प्लस 1,40,000, ये आ गया 3,29,000। यानी कि इस व्यक्ति को 3,29,000 का टैक्स देना होगा। गवर्नमेंट कह रही है नहीं गगन रुको, मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो कि भाई ज्यादा मांगने की आदत होती है। हम जाते हैं, हम कहते हैं भैया थोड़ा सा प्याज एक्स्ट्रा दे दो, थोड़ी सी चटनी एक्स्ट्रा दे दो, ऐसी गवर्नमेंट कहती है थोड़ा सा टैक्स और दे दो, है ना। तो यहां पर जरा देखिए, गवर्नमेंट एक थोड़ा सा उसको नाम दिया गवर्नमेंट ने, पहले एक सेस, पहले तो एक सेस दे दो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विल बी लेविड इन ऑल केसेस एट द रेट ऑफ 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको देना होगा एट द रेट ऑफ 4%। तो आपने इसमें क्या करना है, ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। 3,29,000 का 4%, ये हो गया 13,160। 0, 6, 1, 3 and 9, 12, 3,42,160। अब गवर्नमेंट कहती है ये आपका टैक्स पेबल हो गया, दिस इज योर टैक्स पेबल। तो आप मेरे साथ पहली चीज सीख गए। ओके,
टैक्स कैसे निकालना है? पहले तो आपने स्लैब के अकॉर्डिंगली टैक्स निकालना है, उसके बाद आपने हर केस में, इन एवरी केस, 4% का सेस ऐड करना है। सेस का मतलब होता है एडिशनल गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट कह रही है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए मुझे आपसे 4% एक्स्ट्रा चाहिए। ये 4% किसका? बोलो। टैक्स के अमाउंट का 4%। टैक्स के अमाउंट का 4%, ये होगा आपका टैक्स पेबल। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपका टैक्स निकल के आता 3,42,164 रुपीज 90 पैसा, ऐसा भी हो सकता था। आपका ये ऐसे भी हो सकता था 3,42,165 रुपीज, ऐसा भी निकल के आ सकता था। और आपका टैक्स 3,42,165.80, ऐसा भी निकल के आ सकता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि गगन, टैक्स और इनकम, इन दोनों को हम राउंड ऑफ करेंगे इन द मल्टीपल्स ऑफ ₹10। गवर्नमेंट कह रहे हम कभी भी 1 रुपए पर काम नहीं करेंगे, हम 10 रुपीज के मल्टीपल पर काम करेंगे। तो यहां पर अगर मैं फर्स्ट केस देखूं, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट कहते हैं गगन राउंडिंग ऑफ करनी पड़ सकती है। अगर राउंडिंग ऑफ करनी है तो डेसिमल के बाद जो भी है उन सब को इग्नोर कर दो। डेसिमल के बाद जो भी है उसे आप इग्नोर कर दो, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका जो लास्ट डिजिट है, आपका जो लास्ट डिजिट है, अगर वो 5 रुपीज तक है, तो फिर आपने प्रीवियस 10 पे जाना है। प्रीवियस 10 पे जाना है। प्रीवियस 10 पे जाना है, ठीक है। आपको टैक्स को राउंड ऑफ करना है। और मैं दिखाता हूं कि हमने ये नोट्स में आपको कहीं पर दिया है कि नहीं दिया है। इसका नाम है सेक्शन 288B। जो टैक्सेस हैं आपके, दैट शेल बी राउंडेड ऑफ टू मल्टीपल ऑफ ₹10। ये तो हमने लिखा है कि मल्टीपल ऑफ ₹10 है, लेकिन इस राउंडिंग ऑफ का भी ना एक तरीका होता है, और वो तरीका ये होता है कि डेसिमल को इग्नोर कर दो, और अगर 5 रुपीज तक है तो प्रीवियस 10 पे चले जाना, और अगर 5 रुपीज से ज़्यादा है तो नेक्स्ट 10 पे चले जाना। मतलब अगर मेरा ये टैक्स का अमाउंट ऐसे निकल के आए 3,64,166.10, ऐसे निकल के आए, तो गवर्नमेंट कहते हैं गगन पैसा इग्नोर कर दो। अगर ये लास्ट डिजिट आपकी 5 से ग्रेटर निकल के आ रही है तो आपने नेक्स्ट 10 मल्टीपल पे चले जाना है, यानी आपने इतना टैक्स डिपॉजिट करना है, ठीक है। चलिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, कैलकुलेट टैक्स इफ total income of Mr. A, aged 52 years, is 13,40,000। कोई भी रैंडम ऐसे हमने फिगर ली। पहले हमने 15 लाख से ऊपर की फिगर ले ली, अब हम 15 लाख से नीचे आ जाते हैं। ओके, करिए इस पे टैक्स कैलकुलेट। आप वीडियो को पॉज करके खुद कीजिए। तो सबसे पहले तो क्या होगा, अब मैं पढ़ा रहा हूं, शुरू से ज्यादा डाल देता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। जो भी आपका एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर होता है वो लिखना होता है। अब हम यहां लिखेंगे अप टू 3 लाख, कोई टैक्स नहीं लगेगा,
0। नेक्स्ट स्लैब याद करेंगे सर, नेक्स्ट स्लैब होती है 3 लाख टू 7 लाख, यानी कि पूरे के पूरे 4 लाख। तो नेक्स्ट 4 लाख के ऊपर 5% के हिसाब से हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये हमारी स्लैब कौन सी थी, 3 लाख टू 7 लाख। नेक्स्ट स्लैब क्या थी, 7 टू 10। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 लाख पर 10%, दैट इज 30,000। नेक्स्ट स्लैब थी 10 टू 12, और ये इनकम उसको भी क्रॉस कर रही है, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट 2 लाख एट द रेट ऑफ 15%, अगेन 30,000। फिर देन 12 टू 15 लाख, और यहां पर हमारी इनकम इसके बीच में आ रही है, तो ये कितनी होगी मेरी, नेक्स्ट 1,40,000। तो ये नेक्स्ट 140 मैंने कैसे निकाली, 13,40,000 में से 12 लाख माइनस किया, तो यानी जो इस स्लैब में मेरी इनकम बच रही है वो बच रही है 1,40,000 एट द रेट ऑफ 20%। तो ये मेरे पास कितनी होगी, 28,000। ओके, हमने ऊपर क्या गलत कैलकुलेट कर दिया था, नहीं ठीक किया था, 28,000, और इसको टोटल करेंगे तो 0,0,0 यहां पर हो गया 8, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8 and 2, 10, 1,08,000 प्लस हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 1,08,000 इंटू 4%, 4,320 रुपीज, 1,12,320 रुपीज, और ये मल्टीपल ऑफ 10 में ही है, तो इट इज फाइनली माई टैक्स पेबल एंड इट इज राउंडेड ऑफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम ले लेते हैं हम लोग 10,50,000 रुपीज। कैलकुलेट टैक्स पेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर कैसे आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, आप खुद से वीडियो पॉज करके इसको बनाएंगे। ठीक है, अगर आप डर रहे हैं तो मैं बना देता हूं, बना लिया तो आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, क्योंकि मैंने एसएससी का नाम लिखा नहीं है, फॉर द असेसमेंट ईयर। मैंने असेसमेंट ईयर भी नहीं लिखा, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, आप वहां से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद आप धीरे धीरे फॉर्मेटिंग की भी शुरुआत करेंगे। इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाते हैं। यहां पर्टिकुलर्स में लिखेंगे फर्स्ट 3 लाख एट द रेट नील, नेक्स्ट 4 लाख एट द रेट ऑफ 5%, 20,000, नेक्स्ट 3 लाख at the rate of 10%, 30,000, balance 50,000 at the rate of 20%, 10,000, 30, 20, 50, 60,000, add health education cess at the rate of 4%, तो ये हो गया 2,400, 62,400। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, टोटल इनकम।
₹8,10,000 कैलकुलेट टैक्स पेबल। अब अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल, मतलब ये गवर्नमेंट ने हमें बाय डिफॉल्ट दी हुई है कि आपको यही लेनी है। और मैं यहां पर वेट कर रहा हूं कि आप इसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब की बार मैं ऐसे लिखता हूं, अप टू 3 लाख नील 3 लाख to 7 lakh at the rate of 5%, 20,000। और हमारी इनकम है 8,10,000। बैलेंस 1,10,000 at the rate of 10%, 11,000, 31,000। हेल्थ एजुकेशन सेस at the rate of 4%, 1,240। टैक्स पेबल 32,240। तो मुझे ये बताएंगे कि क्या ये वाला चार्ट पूरा का पूरा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अभी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर कौन से एसएससी आएंगे, कौन सी इनकम आएगी और क्या टैक्स रेट रहेंगे, इतना पार्ट ये आपको समझ में आया या नहीं आया, और आपको सेस लगाना है। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और फिर मैं स्लोली चल रहा हूं ताकि बात आपको समझ में आए। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगा तो आपके साथ ये रिबेट, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है। चलिए अभी आपको मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आप अपने मन से 17,50,000, 18 लाख, 35 लाख, मतलब 50 लाख से नीचे नीचे इनकम रखिएगा। जो भी प्रैक्टिस करना चाहें कर लीजिए। आपने ये स्लैब्स बनानी सीखनी है, स्लैब्स के ऊपर टैक्स लगाना सीखना है। जब सीख जाएंगे, मन में संतुष्टि हो जाए कि हाँ सर ने हमें कुछ सिखाया है, तो अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो शेयर कर देना। हाँ कि इस दुनिया में एक गुमनाम टीचर भी है और हमें उसकी बात समझ में आती है। ठीक है। बाद में बुक की बात भी बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप मेरी वीडियोस कॉलेज के ग्रुप में और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।